एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का राज हो, एक से एक बढ़कर वॉरियर्स और उनके मार्शल आर्ट्स जिनके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। वैसी जगह पर सबसे ताकतवर बनना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास होता है एक सिस्टम तब पूरा गेम बदल जाता है। वेलकम बैक गाइस, डिवाइन लेवलिंग सिस्टम के 14वें पार्ट में। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि बाकी के पार्ट्स जल्दी आएँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाइप करो। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शू सेंट टेरिटरी एकेडमी पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल पक्षी आसमान से उतरता दिखाई देता है। भीड़ उसे देखकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि यह एक रैंक 9 फीनिक्स है। चंग सबको शांत करता है और बताता है कि यह एकेडमी का पालतू बीस्ट है। शू उस पक्षी को देखता है और सोचता है कि यह धरती पर बचे 12 सबसे खतरनाक इवॉल्व्ड बीस्ट्स में से एक है। उसे लगता है कि इतनी रहस्यमयी और ताकतवर एकेडमी के लिए ऐसा बीस्ट बिल्कुल सही है। चंग सबको डेटा कलेक्शन के लिए इकट्ठा होने को कहता है। एक व्यक्ति सबका स्वागत करता है और लाइन में खड़े होकर स्कैन कराने को कहता है। नए स्टूडेंट्स एक एक करके मशीन के सामने आते हैं। मशीन उनके कॉम्बैट एबिलिटी के हिसाब से कार्ड देता है। टीचर उन्हें समझाता है कि ये उनका सेंट टेरिटरी एकेडमी का सर्टिफिकेट है और ये एक पॉइंट कार्ड भी है। एकेडमी के भीतर यूनियन कॉइन्स नहीं चलते, आप केवल पॉइंट्स के मदद से सामान खरीद सकते हैं। हर महीने प्रत्येक स्टूडेंट्स को 500 पॉइंट मिलते हैं, इन्हें आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है, टीचर अभी अपने बोला था वेलकम फ्रेशमैन फ्रॉम साउथ साइड, क्या इसका मतलब है कि और भी जगह से स्टूडेंट्स आए हैं? टीचर हाँ में जवाब देते हैं और बताते हैं कि और भी जगह से स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे नॉर्थ। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 641 है। तुम सब उनसे जल्द ही मिलोगे। शू कार्ड को देखता है और उस पे लिखे नंबर के बारे में लुओ से पूछता है। लुओ बताती है कि ये क्लास नंबर्स है। शू देखता है कि वो क्लास 10 में है और लुओ क्लास 1 में। शू सोचता है क्योंकि मैंने कैमोफ्लेज स्किल एक्टिव किया हुआ है, इसलिए मशीन ने मेरी ताकत को कम समझकर मुझे क्लास 10 में डाल दिया है, और लुओ काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए उसे क्लास 1 मिला। तभी चेन चिल्लाता है, जिसको कार्ड मिल गया है वो इधर आओ। बताता है कि कार्ड पे लिखा नंबर आपका क्लास नंबर है। हर क्लास के इंस्ट्रक्टर्स आके अपने क्लास को यहाँ से ले जाएंगे। जैंग शू के पास आती है और उसका क्लास नंबर पूछती है। शू अपना क्लास नंबर 10 बताता है। शू का क्लास नंबर सुनकर जैंग और उसकी पार्टी खुश हो जाती है, क्योंकि उन सबका क्लास भी 10 होता है। लुओ भी ये सब साइड से देख रही होती है। तभी सारे इंस्ट्रक्टर आते हैं और स्टूडेंट्स को अपने क्लास नंबर के हिसाब से अपने इंस्ट्रक्टर के पास इकट्ठा होने को कहा जाता है। शू धीरे से कहता है कि शायद यहीं से हम अलग हो जाएंगे। लुओ जवाब देती है कि एकेडमी इतनी बड़ी भी नहीं है। शू उसके शब्दों के बारे में सोचता है और मन ही मन महसूस करता है कि वे फिर से मिलेंगे, या शायद यह एक इशारा है कि खाली समय में मैं उसे ढूंढूं। जैंग उन्हें जल्दी करने को कहती है। शू कहता है कि वह आ रहा है और आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति खुद को नान बताता है और कहता है कि अब से वही उनका इंस्ट्रक्टर होगा। शू नोटिस करता है कि उसका एनालाइजर आई भी इस इंस्ट्रक्टर की कॉम्बैट एबिलिटी को इवेल्युएट नहीं कर पा रहा। वह समझ जाता है कि ये इंस्ट्रक्टर बेहद ताकतवर है। इंस्ट्रक्टर नान उन्हें क्लास 10 की इमारत में ले जाता है और समझाता है कि स्टूडेंट्स को बस अपने अपने कार्ड को डेस्क के डिवाइस में डालना है, जिससे वो सीट उनके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। फिर वह उन्हें डेली लेसन के बारे में बताता है, जैसे बेसिक थ्योरी, सिमुलेटेड प्रैक्टिस, मेक ऑपरेशन और स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। वह बताता है कि एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा जो कुछ जिम्मेदारियां संभालेगा। शू पूछता है कि रिप्रेजेंटेटिव बनने का फायदा क्या है। नान समझाता है कि रिप्रेजेंटेटिव के पास ट्रेनिंग रूम की होगी, इक्विपमेंट की देखरेख करेगा, कभी भी ट्रेनिंग कर सकेगा और उसे हर महीने 500 अंक मिलेंगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सबको बैठने को कहता है और बताता है कि वोटिंग के बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही क्लास 10 का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। शू खुद को वोट देता है। थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कि शू को 5 वोट मिले हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस बात से असहमत होते हैं और कहते हैं कि यह अनफेयर है, क्योंकि वह वोटर्स को पहले से जानता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि फिर फेयर क्या होगा। वे कहते हैं कि प्रतिनिधि हमेशा सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। नान कहता है कि बैटल में बहुत समय लगेगा, इसलिए स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन से फैसला किया जाए। सब सहमत हो जाते हैं। लाल बालों वाला स्टूडेंट आगे आता है और अपनी पूरी ताकत से पंच मारता है। मशीन पे 9800 किलोग्राम दिखता है। भीड़ दंग रह जाती है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि यह बुरा नहीं है। पिंग शू को ताना मारता है और कहता है कि वह कमजोर है। शू उसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है और शांत होकर पूछता है कि अगर मशीन टूट गई तो क्या उसे पैसे देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्टर हंसता है और कहता है कि इसकी चिंता मत करो और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो। पिंग हंसता है और शू को स्टूपिड कहता है मशीन के टूटने की चिंता करने के लिए। शू आगे बढ़ता है और अपनी टाइगर फोर्स फिस्ट का इस्तेमाल करता है। एक जोरदार धमाका होता है और मशीन पूरी तरह टूट जाती है। पिंग हैरानी से पूछता है कि क्या शू इंसान भी है।
नान को शक होता है कि शू ने कोई मार्शल टेक्निक इस्तेमाल की है, लेकिन फिर भी मशीन का यूं टूटना नॉर्मल नहीं है। वह समझ जाता है कि इस लड़के की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। जैंग खुशी से चिल्लाती है कि उसे पहले से पता था कि शू ही नंबर 1 होगा। इंस्ट्रक्टर घोषणा करता है कि अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो शू ही क्लास 10 का रिप्रेजेंटेटिव होगा। वह बताता है कि उन्हें अब बस अपना फ़ोन यूज़ करके अपना कार्ड स्कैन करना है, जिससे स्कूल वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ पे उन्हें स्कूल प्रोफाइल और मैप मिलेंगे। सेशन खत्म करते हुए वह कहता है कि अगली सुबह 6 बजे पर क्लास होगी। जैंग पूछती है कि डोरमेट्री कहाँ है। नान बताता है कि एकेडमी रहने की जगह नहीं देती, स्टूडेंट्स को पॉइंट्स से कमरे रेंट करने होंगे। तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस से चुन सकते हो तुम्हें कैसा रूम चाहिए। स्टूडेंट्स नाराज़ हो जाते हैं और शिकायत करते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी किराया देना पड़ेगा, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स हाउसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि 50 स्क्वायर का नॉर्मल अपार्टमेंट 50 पॉइंट्स प्रति माह पे मिल रहे हैं। बैम्बू विला फुल्ली फर्निश्ड जिसमें पर्सनल ट्रेनिंग रूम है वो 500 पॉइंट्स पर मंथ पर मिल रहा है। ले बैम्बू विला को देखकर खुश हो जाती है और सबसे अच्छी जगह पर रहने का फैसला करती है। शू उससे पूछता है क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो। इसका किराया 500 पॉइंट पर मंथ है। स्कूल के नॉर्मल कैंटीन में ब्रेकफास्ट 5 पॉइंट्स के मिलते हैं और लंच डिनर के 10 पॉइंट्स लगते हैं। तुम्हारे 500 पॉइंट खाने में ही खत्म हो जाएंगे। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो 500 पॉइंट देकर इस विला को लेगा। तभी शू के सर पे कोई मारता है। शू गुस्से में पूछता है किसने मारा मुझे। लुओ पूछती है तुम बेवकूफ़ किसे बुला रहे हो। शू पूछता है अब ये मत कहना कि तुमने भी एक विला रेंट पे लिया है। लुओ पूछती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम कहाँ रहोगे। शू नहीं में जवाब देता है। लुओ उससे उसका कार्ड मांगती है। शू उसे अपना कार्ड देता है और पूछता है तुम मेरे कार्ड के साथ क्या करना चाहती हो। लुओ बोलती है कि जो विला मैंने रेंट किया है उसमें 2 फ्लोर्स है, तुम मुझे हर महीने 250 पॉइंट्स दे देना। मैं सेकंड फ्लोर पे रहूंगी और तुम फर्स्ट फ्लोर पे रह सकते हो। फिर उसे अपना फिंगरप्रिंट लगाने के लिए कहती है। शू पूछता है क्या इसका मतलब है कि हम कपल्स हैं। लुओ उसे चेतावनी देती है कि अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद शू अपने विला में सोफा पे बैठा हुआ कहता है कि ऐसे विला पर पॉइंट्स खर्च करना बिल्कुल वर्थ इट है। वह स्कूल वेबसाइट खोलता है और मैप्स, शॉप्स, कॉम्बैट रैंकिंग्स और पॉइंट कमाने के लिए मिशंस देखता है। मिशंस देखते समय उसे कई अजीब मिशन नजर आते हैं, जैसे गर्ल्स टॉयलेट आधे घंटे साफ करने पर 100 पॉइंट मिलेंगे। फिर शू को एक्सचेंज सेंटर के बारे में पता चलता है जहां आइटम्स बेचकर पॉइंट्स मिलते हैं। उसे याद आता है कि रास्ते में उसने इवॉल्व्ड बीस्ट्स के बहुत से मटेरियल जमा किए थे। फिर शू एक्सचेंज सेंटर में जाता है। लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि उसने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं लिया है, लगता है कि ये न्यू स्टूडेंट है, आखिर ये यहाँ क्या करने आया है। वेंडर पूछता है कि तुमने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं लिया है पर यहाँ एक्सचेंज सेंटर आ गए हो। शू कहता है कि वह कुछ बेचना चाहता है। वेंडर साफ करता है कि यहाँ आइटम्स के बदले यूनियन कॉइन्स नहीं सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे। शू कहता है मैं जानता हूँ और काउंटर पे एक आइटम रखता है और पूछता है कि इसके कितने पॉइंट मिलेंगे। वेंडर उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये एक रैंक 4 टायरानोसोरस लीच का स्किन है। वेंडर हैरानी से कहता है कि इसकी कीमत 10,000 पॉइंट है। भीड़ हैरान रह जाती है। शू कहता है उसके पास और आइटम है और फिर एक सॉल्ट क्रिस्टल निकालता है। वेंडर उसकी कीमत 1 लाख रुपए बताता है। आसपास खड़े लोग दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं कि इस लड़के ने एक साथ इतने हाई क्वालिटी आइटम्स निकाल दिए हैं, लगता है इसकी किस्मत बहुत ज़बरदस्त है। शू और भी मटेरियल्स निकालता है और वेंडर से उनकी कीमत पूछता है। वेंडर अविश्वास से देखता है और पहचान लेता है कि यह रैंक 6 इवॉल्व्ड बीस्ट का मीट है। वह पूछता है कि शू को ये कैसे मिला। उसे शक होता है कि शू ने वह मॉन्स्टर खुद मारा होगा। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि शायद शू किसी बड़े परिवार का जीनियस है जिसके पास रैंक 4 टायरानोसोरस स्किन, सॉल्ट क्रिस्टल और रैंक 6 बीस्ट मीट जैसी कीमती चीज़ें हैं। वेंडर समझाता है कि ये आइटम्स बहुत वैल्यूएबल हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए वो मीट का कॉस्ट 5 लाख ऑफर करता है और पहले वाले सभी आइटम्स को जोड़कर टोटल 6,10,000 पॉइंट्स बताता है। शू उसे धन्यवाद देता है और पूछता है कि क्या वे मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल स्वीकार करते हैं। वेंडर कहता है कि एकेडमी खुद बहुत स्क्रॉल बनाती है इसलिए वे उन्हें नहीं लेते। शू कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे एक रैंक 6 क्रिस्टल खरीदना है। शू सोचता है कि मेरे पास एक डायमंड मार्शल टेक्निक कार्ड है जो मुझे आने से पहले लॉटरी में मिली थी। मैंने सोचा था कि इसके बदले मुझे कम से कम 10 लाख पॉइंट मिल जाएगा। वेंडर उसके रैंक 6 क्रिस्टल के बदले 80,000 पॉइंट्स शू के पॉइंट्स में से काट लेता है। वापस जाते हुए शू बोर होकर कहता है मुझे ही हमेशा इन जैसों का सामना क्यों करना पड़ता है। शू जोर से बोलता है ये जगह लोगों को लूटने और खत्म करने के लिए परफेक्ट है, अब सब बाहर आ जाओ। तभी एक लड़का सामने आता है और अपना नाम नाकाजिमा बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स ट्रेड करते देखा तो कुछ पॉइंट्स उधार मांगने के लिए तुम्हें ढूंढते यहाँ आ गया। शू पूछता है कि वह उसके पॉइंट्स कैसे लेगा, उसके पास तो कार्ड रीडर भी नहीं है। नाकाजिमा समझाता है कि इन कार्ड्स में ट्रांसफर फंक्शन भी है। शू मुस्कुराता है और पूछता है कि कैसा लगेगा अगर तुम सबको अपने पॉइंट मुझे ट्रांसफर करने पड़े। नाकाजिमा गुस्से में कहता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो,
वह हमला करता है लेकिन शू स्नो स्टेप विदाउट ट्रेस टेक्निक से बच जाता है और पूछता है कि मेरा फुटवर्क कैसा है। शू फिर कंटिन्यूअस किक और फायर क्लॉ से बाकी दोनों को घायल कर देता है। गुस्से में नाकाजिमा स्नेक फिस्ट इस्तेमाल करके शू पर हमला करता है जिससे शू घायल हो जाता है। नाकाजिमा कहता है कि अब उसे शू के सारे पॉइंट्स चाहिए। शू उन्हें खुद को लकी समझने के लिए कहता है क्योंकि वे अकेडमी के अंदर है, वरना अब तक तुम सब मर गए होते। शू फिर बर्स्ट शैटर फिस्ट का इस्तेमाल करके हमला करता है। नकाजिमा भी अपने स्नेक पंच का इस्तेमाल करता है, दोनों के हमले टकराते हैं और नकाजिमा की बांह टूट जाती है। नाकाजिमा अपने साथियों को उसे ट्रीटमेंट रूम ले जाने का आदेश देता है। तभी शू पास आता है और उन सभी को 10,000 पॉइंट कंपेंसेशन देने को कहता है। वे मना करते हैं। शू शांत स्वर में कहता है कि फिर मैं तुम सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा। डरकर वे मान जाते हैं और पॉइंट ट्रांसफर कर देते हैं। शू उन्हें धन्यवाद देता है और चला जाता है। नाकाजिमा गुस्से में चिल्लाता है कि वह बदला लेगा। वह कहता है कि वह 5,000 पॉइंट देकर थर्ड ईयर स्टूडेंट को हायर करेगा। इधर शू लुओ को ट्रेनिंग के बाद खाने के लिए चलने को कहता है। अंदर लुओ ध्यान कर रही होती है। वो बाहर आती है और शू को बताती है कि लिविंग रूम के टीवी में फूड सर्विस मौजूद है, तुम वहीं से ऑर्डर कर लो। शू बोलता है ठीक है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, तुम जाओ शावर लेके आओ। लुओ जब वापस आती है तो देखती है कि टेबल पे ढेर सारा खाना रखा है। शू कहता है कि पार्ट ऑफ डेथ में आने के बाद उसने बस खराब बीस्ट मीट ही खाया है। लुओ कहती है कि ये फीस्ट कम से कम 100 पॉइंट्स की होगी और पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स कहाँ से आए। शू मजाक में कहता है कि अगर तुम मेरे गाल पे किस दे दो तो मैं बता दूंगा। लुओ चिढ़कर अपनी तलवार निकाल लेती है और उसे दोबारा कहने को कहती है। शू डरकर कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था बिग सिस्टर, और पूछता है कि वह हमेशा इतनी बड़ी तलवार क्यों लेकर चलती है। लुओ पलटकर पूछती है कि उसने बिग सिस्टर किसे कहा। शू घुटनों पर बैठकर कहता है कि वह उसे अब बिग सिस्टर नहीं कहेगा। लुओ उसे लात मारती है और तलवार उठाकर कहती है कि वह उसकी ताकत टेस्ट करेगी। शू कहता है कि तुमने अभी सावर लिया है फिर भी ट्रेनिंग करना चाहती हो। वह सोचता है कि कहीं ये भी मेरे मास्टर की तरह ट्रेनिंग के बहाने मुझे मारना तो नहीं चाहती है। शू बोलता है कि मेरे ही आसपास की लड़कियां इतनी वायलेंट क्यों हैं। लुओ उसे टोकती है, तुम्हारा ध्यान क्यों भटक रहा है लड़ाई के बीच में, और तलवार से वार करती है। शू ब्लॉक करता है लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लुओ हैरान होकर पूछती है कि उसे चोट कब लगी। शू अपनी पिछली लड़ाई के बारे में बताता है जिससे उसे हल्की चोट आई थी। लुओ उसके पास दवा फेंकती है और कहती है कि रोज 2 पिल्स ले लो, इससे तुम्हारे छोटे ठीक हो जाएगी। शू कहता है कि वह बीमार नहीं है और उसे दवा की जरूरत नहीं है। लुओ उसके सिर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वह यहाँ से बीमार है। वह उसे आज रात आराम करने को कहती है। शू सोचता है कि क्या वह मुझे पसंद करती है या नहीं। फिर शू आंखें बंद करके ट्रेनिंग करता है और महसूस करता है कि एनर्जी लगातार उसके शरीर में भर रही है, जिससे उसका एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ रहा है। शू सोचता है कि रैंक 6 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर जैसे टूटने वाला है। वह महसूस करता है कि मार्शल आर्टिस्ट का शरीर एक कंटेनर जैसा होता है। अगर उसे ज़्यादा एनर्जी संभालनी है तो शरीर को और मजबूत बनाना पड़ेगा। तभी शू देखता है कि लुओ दीवार कूदकर बाहर जा रही है। शू सोचता है कहीं ये किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए तो नहीं जा रही। वो खिड़की के पास खड़ा होकर निराश हो जाता है और सोचता है कि मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ नाकाजिमा पूछता है कि क्या सीनियर काइडो उनकी मदद कर सकता है। लड़का कहता है कि उसने पहले ही चुआन को सीनियर काइडो को बुलाने के लिए भेज दिया है। चुआन दरवाजे पर आता है और कहता है कि उसने सीनियर काइडो को बुला लाया है। काइडो आगे बढ़ता है और उन सबको इडियट कहता है। तभी कोई उसे लात मारता है जिससे वह सीधा जमीन पर जा गिरता है। काइडो गुस्से में चिल्लाता है, किसने मारा मुझे। तभी लुओ आगे आती है और कहती है, मैंने मारा। काइडो गुस्से में कहता है, फिर से एक फ्रेशमैन। वो कहता है कि आज चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लुओ अपनी तलवार से हमला करती है और कहती है, तुम्हारा एक भी कदम तुम्हें यहीं खत्म कर सकता है। नाकाजिमा याद दिलाता है कि इस जगह पे मारना मना है। लुओ ठंडे स्वर में कहती है, तो आजमा कर देख लो। काइडो उसे पहचान लेता है कि वो लुओ है, इस साल की जीनियस फ्रेशमैन। बाकी लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वो स्काई सिटी से है। नाकाजिमा समझ जाता है कि वो स्काई सिटी के लुओ फैमिली से है और अगर वो चाहे तो हम सबको मार सकती है। वो तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो दोबारा उनके दोस्त को परेशान नहीं करेगा। लुओ कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। काइडो राहत की सांस लेते हुए कहता है, इसका ऑरा तो सच में खतरनाक है, और नाकाजिमा से पूछता है कि उसने इसे क्यों छेड़ा। वो बताता है कि वे बस एक फ्रेशमैन को लूटना चाहते थे, उन्हें पता नहीं था कि वो लड़का इसका दोस्त है। अगले दिन क्लास 10 में शू दूर से सब देखता है और कहता है, सच में ये लोग पूरे इडियट्स का ग्रुप है। इंस्ट्रक्टर शू की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे सेकेंड ईयर में दोस्त हैं। शू कहता है कि हाँ, मुझे एक्सचेंज सेंटर में 3 पुराने दोस्त मिले थे जिन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी मदद करने के लिए मुझे पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर दी। नान उसे एक नोटिस देता है और बताता है कि 1 हफ्ते बाद फ्रेशमैन कॉन्फ्रेंस होगी जहां टॉप 5 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा दूसरे ब्रांच से कम्पीट करने के लिए। सब स्टूडेंट कहते हैं कि वो पूरी मेहनत करेंगे, जिसके बाद ट्रेनिंग हॉल में सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
पिंग शू के पास आता है और स्पारिंग का चैलेंज देता है। जैंग पिंग से पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? पिंग कहता है, मैं बस क्लास रिप्रेजेंटेटिव से फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है लड़ने की? वो सोचता है कि कल शू ने मशीन ट्रिक से तोड़ी थी और उसका ऑरा अभी वीक लग रहा है। शू शांत स्वर में कहता है, इतना कमजोर होकर भी लड़ना चाहते हो? पिंग गुस्से में हमला करता है, कहता है, तू अपनी मौत खुद बुला रहा है। शू उसका हमला रोकता है और कहता है, तुम बहुत कमजोर हो और अब मेरी बारी है। वो पियर ब्लॉसम टेक्निक से हमला करता है। पिंग ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उड़कर दूर जा गिरता है। उसके दोस्त शू पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। जेंग उन्हें बेशरम कहती है और शू की मदद करने के लिए जियांग को बुलाती है। शू उन्हें फाइट में शामिल होने से रोक देता है और कहता है कि इन सबको मैं अकेले ही संभाल लूंगा। शू सोचता है कि इन लोगों को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है। पिंग और उसका ग्रुप फिर से हमला करता है। शू जजमेंट स्किल से काउंटर अटैक करता है और कंटिन्यूअस किक से पिंग पर हमला करता है। उन सबको फिर से पीछे फेंक देता है। शू आगे बढ़कर पूछता है, अभी और लड़ना है? पिंग उठता है, शू को घूरता है और माफी मांगता है और अपनी हार मान लेता है। जैंग कहती है, मुझे पता था शू अकेले संभाल लेगा। शू सबको देखकर चिल्लाता है, अगर किसी और को भी मुझसे दिक्कत है तो अभी सामने आ जाओ। हम सबको क्लास 10 में रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुस्त पड़ जाए। वो कहता है कि अगर तुम सब फ्रेशमैन कंपटीशन में शर्मिंदा नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें कठिन ट्रेनिंग करनी होगी। ग्रेविटी रूम में जैंग बताती है कि अंदर जाने के लिए हमें अपना कार्ड स्वाइप करना होगा। शू सोचता है कि ग्रेविटी ट्रेनिंग में शरीर के सभी सेल बहुत तेजी से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन करने से बॉडी तेजी से स्ट्रांग होती है। सब रूम के अंदर जाते हैं। चिनफंग कहता है, मैंने ऐसा कमरा पहले कभी नहीं देखा। जैंग बताती है कि यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए पॉइंट लगते हैं। चिनफुंग कहता है, 2 गुने ग्रेविटी में 1 घंटे तक ट्रेनिंग करने पर 120 पॉइंट्स लग रहे हैं। कहता है कि मेरे पास ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त पॉइंट नहीं है। शू पूछता है, तुम्हारे पास वाइन बीस्ट का स्किन और मीट अभी भी है ना? और बताता है कि ऐसे आइटम्स बेचकर पॉइंट्स मिल सकते हैं। वेबसाइट पे कई मिशन भी हैं जो पॉइंट देते हैं। शू कहता है, आज की ट्रेनिंग मेरी तरफ से। जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए रहना चाहता है वो रह सकता है। चलो पहले 2 गुने ग्रेविटी से शुरू करें। सब खुश होकर उसे धन्यवाद देते हैं। शू कार्ड स्वाइप करता है और 2 टाइम्स ग्रेविटी शुरू हो जाती है। सबको खड़ा रहना भी मुश्किल लगने लगता है। ले जमीन पर बैठकर कहती है, क्या ये सच में सिर्फ 2 गुना ग्रेविटी है? शू महसूस करता है कि ग्रेविटी रूम के अंदर ट्रेनिंग करने से शरीर के सेल लगातार थक रहे हैं। ऐसे माहौल में क्रिस्टल की एनर्जी अब्जॉर्ब करना कल्टीवेशन के लिए सबसे बेहतर होता है। सब ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। 1 घंटे बाद एक स्टूडेंट कहता है, अब मुझसे नहीं हो रहा। पिंग देखता है और सोचता है, 1 घंटा हो गया लेकिन क्लास रेप अब भी आराम से बैठा है। थोड़ी देर बाद और लोग उठ जाते हैं। सब कहते हैं कि वो अब और नहीं झेल सकते। 3 घंटे बाद शू देखता है कि केवल वो ही अकेला बचा है। वो सोचता है, क्यों ना 3 गुना ग्रेविटी ट्राई किया जाए। वो अपना कार्ड स्वाइप करता है और सोचता है कि उसने काफ़ी पॉइंट्स खर्च कर दिए हैं, लेकिन फिर कहता है कि ये वर्थ इट है। थोड़ी देर बाद वो रूम से बाहर आता है। जैंग उसे बाहर आते देखती है और पूछती है, क्या सब ठीक है? शू कहता है, हाँ सब ठीक है, तुम लोग ट्रेनिंग जारी रखो, मुझे थोड़ा काम है। चिनफंग कहता है, 5 घंटे अंदर रहने के बाद भी शू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जैंग कहती है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा शू से उम्मीद थी। एक्सचेंज सेंटर के बाहर शू आह भरता है और सोचता है, रैंक 6 क्रिस्टल का कॉस्ट 80,000 पॉइंट है। मेरे अभी के मौजूदा पॉइंट के हिसाब से मैं ज्यादा क्रिस्टल नहीं खरीद सकता। शू को महसूस होता है कि वो ऐसे जल्दबाजी में पॉइंट खर्च नहीं कर सकता। उसे पॉइंट्स कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो सामने सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखता है और सोचता है, ये जरूर स्कूल मैप में दिखाया अरीना टावर होगा और वहाँ रैंक बढ़ाने से मुझे रोज पॉइंट्स मिल सकते हैं। शू वहाँ जाने का फैसला करता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं तो टेंशन मत लो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिले तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।